हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल कौशिक। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, नॉर्मल ऑफ न्यूट्रिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद कल हम लोगों ने एक और वीडियो में डिस्कस किया था विटामिन ए के बारे में। आज हम जो लोग जनरली डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। जो नेक्स्ट हमारे पास में आएगी विटामिन, वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग? विटामिन डी के बारे में। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। विटामिन डी जो है ना, इसके थोड़ा सा पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या थी इसकी। और इसकी हिस्ट्री ना बड़ी यूज़फुल है। एक डिजीज़ आती है जिसका नाम है रिकेट्स। उस रिकेट्स डिजीज़ की वजह से विटामिन डी की डिस्कवरी हुई थी। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। जो हिस्ट्री की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो विटामिन डी की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसकी वजह से की गई थी? ड्यू टू रिसर्च ऑन डिजीज़। और उस डिजीज़ का नाम क्या था? रिकेट्स। क्या नाम था उसका? रिकेट्स। ठीक है। और अगर कोई पूछे कि भाई डिस्कवरी चलो ठीक है, किस टाइम पर करनी शुरू की थी? लेट 90th सेंचुरी में एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इसमें जो कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे ना, जिन्होंने विटामिन डी की डिस्कवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प या रोल प्ले किया था, तो 1919 में ना एक पर्सन थे जिनका नाम था सर एडवर्ड मेलनबाई। उन्होंने क्या किया था कि जो डॉग्स को हम लोग जो डाइट दे रहे थे ना, ठीक है, उसमें कुछ लेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, कुछ एक ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी थी जिसकी वजह से उन डॉग्स में क्या मिलता था? रिकेट्स। क्या मिलता था डॉग्स में? रिकेट्स मिलता था। तो देखो किसने शुरू किया इस डिस्कशन को? सर एडवर्ड मेलनबाई ने, ठीक है। और कब डिस्कशन शुरू किया? 1919 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो डॉग्स डाइट ले रहे हैं वहाँ पर उनको एक प्रॉब्लम आ रही है रिकेट्स की। तो इसका मतलब उस डाइट में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी थी, और उस न्यूट्रिएंट की वजह से उन कुत्तों में क्या मिल रहा था या डॉग्स में क्या मिल रहा था? रिकेट्स। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स की ना जो डाइट है उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं? कोड लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये जो कोड लीवर ऑयल था वो किसको प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट रिकेट्स। किसको प्रिवेंट कर सकता था? रिकेट्स को। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक पर्सन आए और उन्होंने क्या डिस्कवरी करी? जो कोड लीवर ऑयल था ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। जो कोड लीवर ऑयल था उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी कमी की वजह से क्या हो रहा था? रिकेट्स। उन्होंने उसको पहचान लिया था, ठीक है। और उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या दिया जो कोड लीवर ऑयल में प्रेजेंट था? उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? विटामिन डी। उस न्यूट्रिएंट को क्या नाम दिया गया? विटामिन डी उसका नाम दिया गया। जो पर्सन था जिन्होंने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को क्या किया था? डिस्कवर कर लिया था और जनरली उसका नाम दिया था। उनका नाम क्या था? एल्मर मैकुलम। क्या नाम था भाई उसका? एल्मर मैकुलम। और कब डिस्कवर किया था उसको? 1922 में उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। विटामिन डी से पहले ऑलरेडी कौन कौन से विटामिन की डिस्कवरी हो गई थी? विटामिन ए की डिस्कवरी शुरू हो गई थी
कुछ पार्ट विटामिन बी के शुरू कर दिए गए थे और कुछ एक विटामिन और आता विटामिन सी, इसकी भी डिस्कवरी क्या की गई थी, शुरू कर दी गई थी। और कब की गई थी? 1921 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, लेटर एक्सप्लेनेशन जो थी विटामिन डी को किन्होंने दी थी, अडोल्फ विंडोज ने। किसने फर्दर डिस्कवरी या इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी? अडोल्फ विंडोज ने। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया? जो विटामिन डी है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, जो विटामिन डी है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। क्या क्या था उसने? उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, विटामिन डी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और जो विटामिन डी का जो रिलेशन है ना, वो किसके साथ रखा गया था? रिलेशन टू स्टीरोल्स। किसके साथ में रिलेशन रखा गया? स्टीरोल्स के साथ में, जिसकी वजह से विटामिन डी को एक नाम दिया गया, स्टीरॉयडल विटामिन। क्या नाम दिया गया इसको? स्टीरॉयडल विटामिन। ठीक है, और जो अडोल्फ विंडोज थे ना भाई, इनको 1928 में इस एक्सप्लेनेशन के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। क्या मिला उनको? नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। कोई क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी के केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से किसको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में? अडोल्फ विंडोज को। और कब मिला था? 1928 में मिला था। ठीक है, अब हम लोग जनरली डिस्कशन करते हैं कि जो विटामिन डी है उसके केमिकल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। जो विटामिन डी है ना, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो आप लोग ध्यान रखना, विटामिन डी के लगभग कितने स्ट्रक्चर आते हैं? 5। कितने सब टाइप्स आते हैं? 5। तो जो 5 सब टाइप्स आते हैं ना, उसमें कौन कौन से आते हैं? विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4 एंड विटामिन D5। तो जनरली कितने सब टाइप इसके? 5 सब टाइप्स आप लोगों को मिलते हैं। विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3 और विटामिन D4 और 5, ये 5 आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनना आप लोग इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सबसे इसेंशियल कौन से माने जाते हैं हमारे पास? हमारे पास सबसे इसेंशियल माने जाते हैं विटामिन D2 और विटामिन D3। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुन लेना। विटामिन D2 का जो नाम है वो क्या होता है? एर्गो कैल्सीफेरोल। अरे क्या नाम होता है इसका? एर्गो कैल्सीफेरोल। ठीक है, और इसी का ही केमिकल फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? C28H44। एक मॉलिक्यूल आप लोगों को ऑक्सीजन का इसके साथ में मिलेगा। नाउ कम्स विद विटामिन D3। विटामिन D3 का नाम क्या होता है? कोलेकैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है इसका? कोलेकैल्सीफेरोल। इसका जो फॉर्मूला मिलता है C27H44 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोगों को ये केमिकल फॉर्मूलाज इसके याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों को इसमें किस तरीके से क्या मिलता है? बेंजीन रिंग मिलेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के बाद डबल बॉन्ड। ये सारे कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं भाई। एक्चुअल में ध्यान से सुनना, जो कार्बन होता है ना, एक और कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड मिलते हैं? 4 बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है कार्बन मॉलिक्यूल्स की, ये आप लोग ध्यान रखोगे। इसके साथ में एक अल्कोहल ग्रुप आप लोगों को मिलता दिखाई देगा। फिर आप लोगों को ना एक लंबी चेन दिखाई देगी, किसकी? कार्बन की। ठीक है, इस तरीके से एक लंबी चेन दिखाई देती है कार्बन मॉलिक्यूल्स की। फर्दर यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर मिलेगा बेंजीन रिंग टाइप, पेंटोन रिंग भी बोल सकते हो आप लोग उसको। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आप लोगों को एक लंबी चेन मिलती है
जिसके साथ में क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होगा। फिर से एक आप लोगों को पायरोल रिंग जैसी दिखाई देगी, जिसमें 5 एंगल आप लोगों को बनते हुए दिखाई देंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था ये वाला, और फिर इसके साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, 1 2 3 और 4। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर फर्दर एक H मॉलिक्यूल आप लोगों को जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और इस H मॉलिक्यूल के साथ में ही फर्दर नीचे की तरफ आप लोगों को एक और कार्बन की लेयर दिखाई देंगी सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ में, इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल जुड़ता हुआ दिखाई देगा, फिर से यहाँ पर एक कार्बन मॉलिक्यूल और आएगा। इस तरीके से आप लोगों को वो चेन जुड़ती हुई दिखाई देंगी। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। सॉरी, माफ़ करना, ये विटामिन D3 का बोल दिया मैंने। किसका है ये? विटामिन D3 का स्ट्रक्चर था। इसी के बारे में हम लोगों को, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और इसी की इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपके जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो आती है हमारे पास में, उन मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? विटामिन D का, माफ़ करना, विटामिन D3 का। ये की इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, ये किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? विटामिन D3 का, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ ना कि भाई जो विटामिन D2 है, ये सेम स्ट्रक्चर किसका है? विटामिन D3 का। और अगर मैं इसमें एक मॉलिक्यूल को अगर ऐड कर दूँ ना, जहाँ पर मैं डबल बॉन्ड का डिस्कशन कर सकता हूँ, तो वो डबल बॉन्ड कहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को? यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ये डबल बॉन्ड अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन D2। अदरवाइज इसको हटा दोगे तो आप लोग किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये विटामिन D3 का। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ठीक है। उसके साथ में 25 26 और एक ये इसके साथ में ये वाला जो लेयर बन रहा था 27, और एक ये वाला जो मॉलिक्यूल जा रहा 28। तो इसमें आप लोग टोटल कितने दिख रहे हैं? 28। ये किसका है? D2 का। और D3 में अगर बात करूँ तो इस डबल बॉन्ड को हटा दोगे तो कितने मॉलिक्यूल रह जाएंगे कार्बन के? 27। तो इस तरीके से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को कार्बन के 27 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो विटामिन D3 है, और जहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं? 28, तो वो किसका फॉर्मूला है? विटामिन D2 का। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन D के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। विटामिन D जो है, ये कैसा विटामिन होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन सा विटामिन होता है ये? फैट सोल्यूबल विटामिन बोल सकते हो। वैसे अगर मैं बोलूँ ना डायरेक्टली, तो विटामिन A और K ही होते हैं जनरली फैट सोल्यूबल। बट अगर मैं विटामिन D का डिस्कशन करता हूँ ना, तो ये ना एक स्टेरॉयडल प्रोटीन होता है ये, इसलिए इसको ना आप लोग बोल सकते हो फैट सोल्यूबल साइकोस्टेरॉइड। क्या बोल सकते हो इसको? फैट सोल्यूबल साइकोस्टेरॉइड, ठीक है। इसके पास में 2 फॉर्म्स आती हैं विटामिन, जो फैट सोल्यूबल मिलेंगे, विटामिन D2 और विटामिन D3। ये 2 फॉर्म आप लोगों को मिलती है, जो कैसी हैं? दोनों के दोनों फैट सोल्यूबल साइकोस्टेरॉइडल हैं। विटामिन D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है, विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। जो विटामिन D2 है ना, ये कहाँ से मिलता है? अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। प्लांट से मिलता है, प्लांट और फंगी से, या फंगाई आप लोग इसको बोल सकते हो। विटामिन D3 जो है ना, ये कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है? प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन, ठीक है। और कहाँ पर मिलता है? फाउंड इन एनिमल। कहाँ पर मिलता है विटामिन D3? एनिमल। और D2 कहाँ पर मिलता है? प्लांट और फंगी में। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब देखो आप लोग थोड़ा सा पॉइंट और इम्पोर्टेंट करके,
जो विटामिन D3 है, प्लीज़ पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन D3 जो है जनरली इसका मोलिकुलर फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, C27H44 और एक मोलिकुल ऑक्सीजन का मिलता है। ठीक है, इसको कहाँ से डराइव किया जाता है? डराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कहाँ से डराइव होता है ये? कोलेस्ट्रॉल से। पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पास में ना एक ब्रोकन स्टेरॉयडल रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? ब्रोकन स्टेरॉयडल रिंग होती है इसकी। ठीक है, तो ब्रोकन स्टेरॉयडल रिंग है ना, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? सेकोस्टेरॉयड। और सेकोस्टेरॉयड रखा गया तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि विटामिन D3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेकोस्टेरॉयडल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है और 3 इंटेक्ट साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन रिंग आप लोगों को इसमें मिल सकती हैं, जैसा कि जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पीछे की तरफ पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आप लोग इतना से ध्यान रखना विटामिन D3 के बारे में। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? ठीक है, और इसको एनिमल से, ये एनिमल में मिलता है और डेवलप कहाँ पर होता है? ये ह्यूमन बींग्स में। और किससे डराइव होता है? कोलेस्ट्रॉल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो कंप्लीट स्टडी अब हम लोग करेंगे ना विटामिन D की। ये प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग। विटामिन D इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अब हम आएंगे जो हमारी फील्ड में ज़्यादातर काम आएंगे, जो आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे। जो अब MCQs, जो मैं पॉइंट अब आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वहाँ से आप लोगों के जनरली MCQs जनरेट होंगे। देखो अब आप लोग चलिए डिस्कशन करते हैं अब हम लोग विटामिन D के बारे में। विटामिन D का जो नाम है ना जनरली, वो रियल नेम क्या होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या नाम होता है इसका? कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन। हम बोलते हैं ना कि धूप में खड़े हो जाना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में, जो पहले 15 मिनट की धूप होती है वहाँ से आप लोगों को विटामिन मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D। और जनरली जो विटामिन, जो सनशाइन विटामिन होता है ना, वो उसकी वजह से कौन सा विटामिन डेवलप होता है? D3। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है? स्टेरॉयडल विटामिन। अरे क्या नाम दिया जाता है इसको? स्टेरॉयडल विटामिन। इसी को ही बोला जाता है किडनी हार्मोन विटामिन, क्योंकि किडनी में जाकर के क्या होता है? ये मैच्योर होता है, किडनी हार्मोन विटामिन। इसी को एक और नाम दिया जाता है कैल्सीफेरॉल। पहला नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। एक और नाम दिया जाता है कैल्सीफेरॉल। एक और इसका हम लोग नाम देते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन। क्या नाम देते हैं इसको? एंटी रिकेट्स विटामिन। जैसे हम लोगों ने अर्ली एंड अभी शुरू के पॉइंट्स में पढ़ा था कि इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? रिकेट्स। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? अभी रिकेट्स होता है। ठीक है ना। और अगर मैं इसका रियल केमिकल नेम बताऊँ ना आप लोगों को, तो जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसका केमिकल नेम है ये आप लोग याद रखोगे। बहुत बार एम्स के जो पहले सिंगल क्वेश्चन होते एग्जाम्स आते हैं, जैसे रायपुर एम्स हो गया, जोधपुर एम्स, ऋषिकेश एम्स, भोपाल एम्स, दिल्ली एम्स, बीबी नगर, जो भी अलग अलग होते थे, सब में क्या किया जाता था? इन केमिकल नेम्स को पूछा जाता था कि रियल केमिकल नेम विटामिन D का कौन सा होता है। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो? विटामिन D3। एक्चुअल केमिकल नेम किसका है? विटामिन D3 का। ये आप लोगों को अपनी जो हेल्पिंग बुक्स हैं या जो थ्योरेटिकल बुक्स हैं वहाँ पर आप लोगों को नाम भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इसकी सीरम वैल्यू है, मतलब ब्लड में जो इसकी सीरम लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 20 to 50 mg/dl। और mg/dl का मतलब होता है कि पर 100 ml ऑफ ब्लड में जो 20 to 50 mg है, जो विटामिन D आप लोगों का प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। विटामिन D जो है ये सिंथेसिस कहाँ से होता है? स्किन से। कहाँ से सिंथेसाइज होता है? ये स्किन से। ठीक है, और जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, माफ़ करना,
जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है उस पे सनरेज आती हैं, या सनलाइट आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो। और कौन सी? यूवी रेज। अरे कौन सी आती हैं? यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनकी वजह से। ठीक है, हम कंप्लीट जो इसका फॉर्मेशन होगा, कैसे डेवलप होता है, फिर हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसके बारे में सिंपल सा छोटा सा फंडा पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे आप लोगों का डेवलपमेंट होता है। एपिडर्मिस के ऊपर सनरेज आई, ये स्किन से बन रहा है, कौन सी स्किन से? एपिडर्मिस। उसके ऊपर क्या आता है? सनरेज, यूवी रेज आते हैं जनरली। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनता है हमारे बॉडी में? 7 कोलेस्ट्रॉल। क्या बनता है? 7 कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में 7 कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या बनता है? 7 कोलेकैल्सिफेरॉल। और जैसे ही 7 कोलेकैल्सिफेरॉल बनेगा ना भाई, ध्यान से सुनना, ये कहाँ पर मूव करता है? किडनी के पास में। जैसे ही किडनी के पास में जाएगा ना, किडनी के पास में जाने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी को ही क्या बोल दिया जाता है? विटामिन D3। और याद रखना, अगर विटामिन D3 ना भी बोलो तो क्या बोल सकते हो? नेचुरल विटामिन डी। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैं फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। सिंथेसिस फ्रॉम स्किन, एपिडर्मिस में सनलाइट आएंगे, सनरेज गिरती हैं, यूवी रेज, जिसकी वजह से 7 कोलेस्ट्रॉल बनेगा। 7 कोलेस्ट्रॉल की वजह से 7 कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, और 7 कोलेकैल्सिफेरॉल के बाद ये कहाँ जाता है? किडनी में जाएगा, और वहाँ से 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल क्या होता है? एक्टिवेट होता है। और जनरली होता कहाँ से है ये? सॉरी माफ करना, कहाँ से होता है ये एक्टिवेट? किडनी में, नेफ्रॉन्स में होता है। कहाँ पर? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्वुलेटेड ट्यूबुल के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन डी। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, देखो जनरली विटामिन डी क्या करवाता है? आप लोग सब बोलते हो कि विटामिन डी की वजह से ना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, बट यार इसका ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। होता क्या है एक्चुअल में ना, ये एब्जॉर्प्शन तो करवाता है कैल्शियम का, और इसी के साथ साथ में ना ये एक और का करवाता है, फॉस्फेट का। और किसका करवाता है? फॉस्फेट का, PO4। कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और कहाँ पर करवाएगा? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर करवाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, और फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल। याद रखना, ओस्टियोब्लास्ट सेल को क्या करवाएगा? ये एक्टिवेट करवाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट रोल आता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि मान लो कि GFR आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आता है ना, और वहाँ पर कैल्शियम और PO4 क्या हो जाते हैं? फिल्टर। ग्लोमेरुलस में से क्या हो गया है? फिल्टर। तो वहाँ से ना ये वापस क्या करवाता है? विटामिन D3 क्या करवाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। एक बार तो एब्जॉर्प्शन ब्लड में से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, और कहाँ पर चला जाता है? ब्लड में। और फिर ब्लड का क्या हो गया है? फिल्ट्रेशन हुआ, वो वहाँ पर एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, तो वहाँ पर विटामिन D3 किडनी में क्या करवाता है? इसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जैसे इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा ना, रीअब्जॉर्प्शन, तो विटामिन D3 वहाँ से वापस किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है? कैल्शियम और PO4 का या फॉस्फेट का। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए छोटे छोटे से पॉइंट और याद रखेंगे हम लोग कि जो जनरली ये जो विटामिन डी है, इसकी ना कुछ कुछ डेफिशिएंसी आती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 कि इसकी वजह से क्या क्या आप लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जो जो आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं, तो पहला क्या आता है? हम लोग जनरली होता क्या है भाई, 4 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कितनी कैटेगरी डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरी हम लोग पेशेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है न्यूबॉर्न, चाइल्ड, अडल्ट और ओल्ड एज। 4 कौन कौन से आएंगे? न्यूबॉर्न, चाइल्ड, अडल्ट और
ओल्ड एज। ठीक है, देखिए जो न्यूबॉर्न बेबीज़ आएंगे, न्यूबॉर्न बेबीज़ में अगर विटामिन D3 की प्रॉब्लम है या डेफिशिएंसी है तो उसको आप लोग क्या नाम दे देते हो, क्रेनियोटैप्स। अरे क्या नाम दे दिया जाता है उसका, क्रेनियोटैप्स। या फिर आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो जो स्कल बोन होती है बच्चों की, वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, उनकी बेंडिंग तिरछी दिखाई देंगी, या कभी कभार ओवरलैपिंग होती हुई भी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। चाइल्ड में क्या दिखाई देगा, रिकेट्स। चाइल्ड में क्या दिखाई देगा, रिकेट्स। अब अगर मैं अडल्ट की बात करता हूँ तो अडल्ट में क्या दिखाई देता है जनरली, ओस्ट्रियोमलेशिया। क्या दिखाई देगा, ओस्ट्रियोमलेशिया। और ओस्ट्रियोमलेशिया को ही क्या बोला जाता है, अडल्ट रिकेट्स। क्या नाम दिया जाता है इसको, अडल्ट रिकेट्स। आप लोग ओस्ट्रियोमलेशिया बच्चों में नहीं बोलोगे, बट अडल्ट में ऑस्ट्रोमलेशिया बोलते हो, और उस रिकेट्स का नाम बदल करके अडल्ट में क्या दे दिया जाता है, अडल्ट रिकेट्स। अब बात करते हैं ओल्ड एज में। तो अगर ओल्ड एज में विटामिन D की कमी है तो उसकी वजह से क्या मिलता है, ओस्टियोपोरोसिस। क्या मिलता है, उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स मतलब आप लोगों को ना बोन्स के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मिनरलाइजेशन कम हो जाएगा, मतलब मिनरल कम दिखाई देंगे, फॉस्फेट कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन कैसे हो जाती हैं, सॉफ्ट। और जो मोस्ट कॉमन आप लोगों को रिकेट्स मिलता है ना, अडल्ट रिकेट्स, कहाँ कहाँ पर मिलता है, एक तो वो मिलेगा आप लोगों को पेल्विक रीजन में या पेल्विक बोन में, और दूसरा कहाँ पर दिखाई देता है, रिब्स में। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ओस्टियोपोरोसिस को भी बोला जाता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, साइलेंट डिजीज़। क्या बोला जाता है इसको, साइलेंट डिजीज़। साइलेंट किलर नहीं बोलोगे आप लोग इसको, साइलेंट किलर किसको बोला जाता है, हाइपरटेंशन को। ठीक है, साइलेंट डिजीज़ है, और इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्या नाम दे दिया जाता है इसको, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अरे हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसका नाम दिया गया है, ये ओस्टियोपोरोसिस का पहला नाम क्या है, साइलेंट डिजीज़ है, दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये किसका सिम्टम होता है भाई, फ्रैक्चर का, सॉरी किसका साइन होता है, ये फ्रैक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, कि अगर किसी पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस है तो वहाँ पर आप लोग उसका डायग्नोस क्या करते हो। जो डायग्नोसिस आएंगे तो वहाँ पर ना एक टेस्ट किया जाता है जनरली, और उस टेस्ट का नाम क्या होता है, डेक्सा स्कैन। कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई, वहाँ पर डेक्सा स्कैन उस पेशेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें होता क्या, डेक्सा स्कैन में एक्चुअल में ना वहाँ पर ड्यूअल एनर्जी के साथ में क्या किया जाता है, एक्सरेज को डाला जाता है, और जो ड्यूअल एनर्जी एक्सरेज आएंगी ना, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ना इनका एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन मैट्री। ड्यूअल एनर्जी के साथ एक्सरेज को डाला जाता है, इसको नाम क्या दे दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन मैट्री। इतना आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए अब देखो, ये कुछ कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट थे इनके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं रिकेट्स के बारे में। देखो एक्चुअल में ना रिकेट्स है क्या, रिकेट्स किस में मिलता है, बच्चों में। और रिकेट्स कैसे होगा, ये न्यूट्रिशन है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अदरवाइज जो हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, रिकेट्स के केस में बच्चों में ना जो कैल्शियम है ना वो कम हो जाता है। जो कैल्शियम कम होता है ना, वो कहाँ पर मिलता है आप लोगों को, कम होता हुआ एपिफाइसल प्लेट आती है बोन्स में। ठीक है, एपिफाइसल प्लेट में होता क्या है, एक्चुअल में कैल्शियम कम हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर लिखोगे बिफोर प्यूबर्टी। कब, प्यूबर्टी से पहले, मतलब जब बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने से पहले ये प्रॉब्लम आप लोगों को एपिफाइसल प्लेट में अगर दिखाई दे रही है तो बच्चों में वो क्या हो जाता है, रिकेट्स। ये आप लोग ध्यान रखोगे इतना। चलिए, या आप लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि बिफोर प्यूबर्टी ना डिक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाएगा वहाँ पर, डिक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। दो ही रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पर या तो कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, इंटेस्टाइन में इंजरी जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं है, या फिर दूसरा रीज़न क्या होता है वहाँ पर, डिक्रीज्ड विटामिन D3 इन
ब्लड, कि अब हमारे ब्लड में क्या नहीं है, विटामिन D3 प्रेजेंट नहीं है या फिर हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे आप लोग। नाउ कम्स विद ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, अब कौन सा पॉइंट आएगा, ऑस्टियोमलेशिया। देखिए ऑस्टियोमलेशिया, मैंने बोला था आप लोगों को इसको क्या बोला जाता है, अडल्ट रिकेट्स। क्या बोला जाएगा इसको, अडल्ट रिकेट्स। ठीक है, अडल्ट रिकेट्स बोला जा रहा था, इसका मतलब है किन में मिलती है, अडल्ट में। ठीक है, ध्यान से सुनो आप। होता क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी, वहाँ पर मैंने रिकेट्स में बिफोर प्यूबर्टी लिखा था और यहाँ पर आफ्टर प्यूबर्टी। जनरली ना भाई ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो बॉडी की ग्रोथ होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो प्यूबर्टी जो है ना वो डिफर करती है दोनों में, मेल में अलग होती है एज क्राइटेरिया और फीमेल में अलग होता है। ठीक है ना, मेल में जनरली काउंट करते हो आप लोग 12 से 14 साल और फीमेल में आप लोग काउंट करते हो 10 से 14 साल। लेकिन आजकल हमारे फूड हैबिट्स की वजह से फीमेल्स में ना कई बार ना 8 साल से कम के बच्चों में भी क्या मिल जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता हुआ दिखाई आप लोगों को देगा। कौन से ह्यूमन बींग्स में, फीमेल्स में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखोगे। तो जब भी प्यूबर्टी की स्टेज शुरू हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है एडल्ट्स में, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को किसका एब्जॉर्प्शन कम होता हुआ दिखाई देगा, फॉस्फेट का। रिकेट्स में कैल्शियम का, ऑस्टियोमलेशिया में PO4 का लेवल कैसा होता दिखाई देगा, कम। तो PO4 जो है ना वो बोन्स में कैसा हो जाता है, कम हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि कैसे होगा बोन्स में कम, ड्यू टू डिक्रीज्ड PO4 रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। और जो PO4 का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, भी ध्यान से सुनना, PCT में होता है और DCT में आप लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखोगे। PCT मतलब प्रोक्सिमल, D का मतलब डिस्टल, प्रोक्सिमल मतलब जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास में होता है, इसलिए इसका नाम प्रोक्सिमल दे दिया जाता है। और डिस्टल का मतलब ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से दूर होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, DCT। ठीक है, तुम ध्यान रखोगे। यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं ऑस्टियोमलेशिया में। और कौन कौन सी प्रॉब्लम दिखाई देती है ऑस्टियोमलेशिया में, ये आप लोग ध्यान रखना। देखो पहला पॉइंट जो आता है ना वो आता है नॉक नी। पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है, नॉक नी। ठीक है, ये घुटने इस तरीके से आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, अंदर की तरफ मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बो लेग्स। नेक्स्ट क्या आता है, बो लेग्स। बो लेग्स का मतलब क्या होता है कि लेग्स जो घुटने होते हैं, नीज जो होते हैं वो बाहर की तरफ आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इमेज बेस्ड MCQs आप लोगों को इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं। नेक्स्ट आता है कट बैक या कैट बैक। जैसे बिल्ली चलती है ना अपनी कमर को ऊपर की तरफ करके, वैसे आप लोगों को क्या दिखाई दे सकता है, कैट बैक आप लोगों को दिखाई दे सकती है। फॉर एग्जांपल कि हमारा हेड है इस तरीके से और ये आप लोगों को बैक इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, सीवियर काइफोसिस। क्या बोलते हो इसको आप लोग जनरली, सीवियर काइफोसिस। ठीक है, इतना याद रखोगे आप लोग। चलिए, अब इसकी वजह से ना विटामिन D की वजह से कुछ कुछ आप लोगों को ना डिफॉर्मिटी दिखाई देंगी। दीज आर द डेफिशिएंसी की भी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज दिखाई दे सकती हैं। डिफॉर्मिटी प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे आप लोगों को डिफॉर्मिटी दिखाई देंगी। और मैं बात करता हूँ चाइल्ड की, किसमें बात करेंगे हम लोग, जनरली बच्चों की। ठीक है, तो पहला जो आता है ना वो क्या आता है, रेसिएटिक रोजेरी। क्या आएगा यहाँ पर, रेसिएटिक रोजेरी। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास में, ध्यान से सुनना,
कि ये क्या है, कोई स्टर्नम है, मतलब हम थोरेसिक कैविटी की बात करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से क्या है, ये हमारी रिब्स अटैच होती हैं या फ्लो करती हैं इस तरीके से, ठीक है। इन पॉइंट पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, इस तरीके से ना आप लोगों को यहाँ पर एक सीक्वेंस में आप लोगों को ना इस तरीके से ये नोट्स बनते हुए दिखाई देंगे। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, ये वाले नोट्स, ये जो नोट्स होंगे ना, ये कैसे होते हैं, पैल्पेबल, कैसे होते हैं, पैल्पेबल, बट ये पेनलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, पेनलेस। जो इसका नाम दिया गया ना रेसिएटिक रोजरी, तो जो ये रेसिएटिक रोजरी है ना, ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जनरली, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चर्च में जो फादर्स जो लोग होते हैं, जिसको हम लोग गॉड भी बोल देते हैं, वो क्या करते हैं ना, इस तरीके की एक, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो प्रीस्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो माला यूज़ करता है। वैसे ही क्रिश्चियन भी कुछ कुछ इन माला को यूज़ करते हैं। तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा। देखो ध्यान से सुनना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को ना उसका मिलता है। ये बनानी है, सही, रुको एक मिनट, हाँ बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को उस रोजरी की बनती हुई दिखाई देती है जो क्रिश्चियन लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इस तरीके से ध्यान रखोगे आप लोग इतना, तो ये नोट्स बनते हुए दिखाई देंगे किसमें, रेसिएटिक रोजरी में। तो इस तरीके से दिखाई देगा ये नोट्स बनते हुए। तो जनरली अगर ऐसे नोट बन रहे हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हेड एंड फेस ऑफ द पेशेंट और दिस इज़ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कैसे हो जाती है, नैरो, कैसे हो जाएगी, नैरो। और जो पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी है ना, वो आप लोग कैसी दिखाई देती है, वाइड, कैसी दिखाई देगी, वाइड दिखाई देगी नीचे की तरफ से। और जो लेग्स होंगी बिल्कुल कैसी दिखाई देंगी, वीक लेग्स, कैसी लेग्स दिखाई देती हैं, वीक लेग्स आप लोगों को दिखाई देंगी। तो अगर कोई पूछे कि रोजेटिक रोजरी में कैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, ये कैसी दिखाई देगी, लार्ज। और जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, ये कैसी दिखाई देती है, नैरो, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख लेना, याद रखोगे। ये किसके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने, रेसिएटिक रोजरी के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। और रेसिएटिक रोजरी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आता है हमारे पास में, एक और ऐसे ही आता है, पेक्टस क्रेनियोटैप्स। नेक्स्ट नेम क्या आता है बच्चों में ही, पेक्टस क्रेनियोटैप्स। इसी को नाम दे दिया जाता है पिजन शेप चेस्ट, पिजन नेक शेप चेस्ट, सॉरी माफ करना, पिजन नेक शेप चेस्ट। फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से बंदा खड़ा है, ये, ठीक है ना, ये एंटीरियर साइड है और दिस इज़ द पोस्टीरियर साइड, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जो ये होगा ना, जो ये चेस्ट होगी, तो आप लोगों को इस तरीके से उभरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है और ये एंगल आगे की तरफ मुड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो कबूतर की गर्दन होती है ना, वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देगी। ये आप लोग याद रखोगे। चलिए तीसरा जो एबनॉर्मेलिटी आता है, पहला एबनॉर्मेलिटी कौन सा आया था, एक मिनट, पहला जो एबनॉर्मेलिटी आया था वो कौन सा आया था हमारे पास में बच्चों में, रोजेटिक रोजरी। और सेकंड कौन सा आया था, पेक्टस क्रेनियोटैप्स। सेकंड कौन सा, थर्ड वन कौन सा आता है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। तीसरा कौन सा आता है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। जैसे मान लो कि आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने रस्सी के ऊपर कपड़े सुखा दिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब कपड़े सुखाते हो ना, तो आधा कपड़ा एक डायरेक्शन में भागता है और आधा कपड़ा दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को एक डिजीज़ दिखाई दे सकती है पर्सन में। और वो किस तरीके से दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल इस, ये हमारी एब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी आ गई है, तो जो पर्सन की जो लेग्स होती है ना, इस तरीके से मुड़ती हुई दिखाई देंगी पूरा नीचे की तरफ। ऐसा लगता है कि जो बच्चे के जो पैर हैं वो क्या हो गए, हवा में मुड़ गए हैं पूरे। ये क्या होती है जनरली, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी,
ध्यान से सुन लेना भाई, डायग्राम ऐसे ही हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो मैं आप लोगों को MCQs करवाऊंगा ना, वहाँ पर आप लोगों के पूरे डायग्राम समझ में आ जाएंगे। ये आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये क्या दिखाई देगा आप लोगों को, इस तरीके से पैर मुड़ते हुए दिखाई देंगे। किस कंडीशन में? विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी में। ऐसा लगता है कि हवा की वजह से क्या हो गया, जो पैर वगैरह हैं वो मुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए, इतना सा हम लोगों ने डिस्कशन करना था विटामिन डी की इन डिफॉर्मिटी और डेफिशिएंसी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो सोर्सेज हैं विटामिन डी के, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, कि जो विटामिन डी है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मैंने पहले आप लोगों को बोला था, एक तो मिलता है प्लांट से। प्लांट से क्या मिलता है? विटामिन D2। और एनिमल से क्या मिलता है भाई? विटामिन D3। ये आप लोग याद रख सकते हो, विटामिन D3 एनिमल से मिलेगा, विटामिन D2 प्लांट से मिलता है। तो अगर मैं प्लांट का डिस्कशन करता हूँ तो कहाँ कहाँ से मिलता है? जनरली क्या होता है? स्पिनच, पालक। कहाँ से मिलता है ये? स्पिनच से मिल सकता है। और नेक्स्ट क्या आता है? कैबेज, ठीक है। विटामिन D3 जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है आप लोगों को? फिश लीवर ऑयल से मिलता है, डायरेक्टली लिख सकते हो, फिश लीवर से मिलेगा। उसके बाद कोई भी मीट वगैरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद में एग, ठीक है। और बेस्ट किसको माना जाता है? एग को, कि जो लोग प्रॉपर एग का कंजप्शन करते हैं उसमें आप लोगों को किसकी कमी दिखाई नहीं देगी? विटामिन डी की कमी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से सुनना। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग एक और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो विटामिन डी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, तो इसकी कितनी कितनी रिक्वायरमेंट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप लोगों को पड़ती है, जो आप लोग फूड में लेते हो। तो मैं सबसे पहले डिस्कशन करूँगा इन्फेंट का। तो वहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ती है? 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। उसके बाद चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है, बट चाइल्ड और अडल्ट में ना लगभग क्या रहता है, ये इक्वल रहेगा। और कितना रहता है? 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है। ओल्ड एज, वहाँ पर बोन कैसे हो जाती हैं? वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन मिलती है। तो फर्दर वहाँ पर आप लोगों को विटामिन D3 का कंजप्शन क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर आप लोगों का जो RD है वो कैसा हो जाता है? इंक्रीज्ड। ये याद रखोगे आप लोग। इन्फेंट में और ओल्ड में 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, चाइल्ड और अडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ आप लोगों को, तो होता क्या एक्चुअल में ना, अडल्ट में, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अडल्ट में क्या है, अगर विटामिन D3 क्या हो गया है? डेफिशिएंट। क्या हो गया वहाँ पर? विटामिन D3 डेफिशिएंट हो गया है। तो होता क्या है एक्चुअल में, वहाँ पर ना आप लोग कौन सी थेरेपी को फॉलो करते हो? स्टॉस थेरेपी। कौन सी थेरेपी को फॉलो करते हो? स्टॉस थेरेपी। स्टॉस थेरेपी। वहाँ पर आप लोग कैसे इसका मतलब पेशेंट को कैसे आप लोग डोज देते हो? 2 to 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे। 2 से 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट क्या देना है? पर डे देना है। और अप टू 1 वीक। कब तक देना होता है भाई? अप टू 1 वीक। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। सो जनरली हम लोगों ने विटामिन डी के बारे में जो जो डिस्कशन करना था वो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, और डिफॉर्मिटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि कहाँ कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, किस किस ने इसकी डिस्कवरी की थी और क्यों इसकी डिस्कवरी वहाँ पर की गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और कहीं कहीं पर ना आप लोगों को ये भी मिलता है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं विटामिन डी के, वो विटामिन डी हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो विटामिन डी के 2 सोर्सेज मैंने आप लोगों को बताए थे, और प्लांट और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो आज के लिए ही इस वीडियो में इतना ही है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और
आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में इस वीडियो में से कुछ न कुछ आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिल सकती है। तो कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी को, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को लगती है तो प्लीज़ डू join with me and I will help you for your various kind of problem solving. So kindly come and join the channel.